अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, बिल्कुल तैयार होकर फिट होकर अपने कपड़े में अपने सेट करके हम आ गए सुबह सुबह आपके सामने। अच्छा जी, बताएं मौसम कैसा है? कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम अगर आप देखें कुछ दिन पहले बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, और वैसे मैं तो कहती हूँ दिलों का मौसम अच्छा होना चाहिए। दिल का मौसम अच्छा तो सारे मौसम अच्छे। मेरे दिल का मौसम सालों से बहुत खूबसूरत चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी बहुत खूबसूरत रहेगा दिल का मौसम। अच्छा जी, अब थोड़ी सी गर्मी हो चुकी है और उसके साथ साथ अगर आप क्लिनिक वगैरह डॉक्टर के जाएं या हॉस्पिटल में जाएं तो बहुत सारे आपको वहाँ मरीज़ नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक तो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, गर्मी है, बाहर से जब हम आते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी से तो ठंडा पानी, और उसके अलावा जो है जो लोग एसी में रहते हैं वो एसी से जब बाहर रूम से जाते हैं तो एकदम गर्मी जब आपको लगती है तो फ़ौरन से ये फ्लू और ये सारी चीज़ें बुखार वगैरह हो जाता है। इस चीज़ की थोड़ी सी केयर करें क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे आपको ना बुखार ज़्यादा होना चाहिए ना आपको फ्लू होना चाहिए, क्योंकि फिर आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं जहाँ आपने निकलना नहीं है। खैर कराची में जो है कराची के मसाइल पे भी आपको पता है कि मैं बात करती रहती हूँ। हमारे शो पे जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हम कराची के मसाइल पे बात करते हैं और दीगर भी टॉपिक हमारे होते हैं। अगर आप भी हमारे टॉपिक में शामिल होना चाहें या हमारे गेस्ट से बात करना चाहें या मुझसे बात करना चाहें हमारे शो के हवाले से तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। सैटरडे संडे दो खूबसूरत दिन होते हैं पूरे हफ्ते के। आप लोगों के भी खूबसूरत होते होंगे, मेरे बहुत खूबसूरत दिन होते हैं क्योंकि ये 2 दिन जब मैं यहाँ शो करने आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ आके पता चलती है। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनसे मैं पहली बार बात करती हूँ और मुझे उनके हवाले से पता चलता है और मुझे सीखने को मिलता है। तो आप भी हमारा शो देखा करें, बहुत सारी चीज़ें आपको भी सीखने को मिलेंगी। और जिन लोगों ने अपनी लाइफ में एक चीज़ को ऐड किया हुआ है कि सीखने का अमल ख़त्म नहीं करना, तो आप यकीन करें कि वो लोग बहुत तरक्की करते हैं। ये और बात है कि कुछ लोग मैंने 80% ऐसे भी देखे हैं, नाराज़ ना होइएगा पर मैं हकीकत बता रही हूँ। 80% लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो एक उनकी रूटीन है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, वापस आना है, सो जाना है, खाना खाना है, फैमिली के साथ रहना है, बस कुछ नया करना नहीं, आगे बढ़ नहीं रहे तो कोई मसला नहीं, सैलरी में गुजारा और बूढ़े होंगे, रिटायर्ड होंगे, घर पे बैठ जाएंगे, बस ये लाइफ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना है और आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में ऐड करनी है और नया नया सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है और बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन ज़िंदगी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी करनी पड़ती हैं और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कभी कभी मामलात ऐसे हो जाते हैं, वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, इंसान सोचता है कि पता नहीं एकदम से क्या हो गया, मेरी आवाज़ एकदम से बहुत आगे चली गई थी। कोई बात नहीं है जी, हो जाता है, कराची है, लाइव है। अच्छा जी, इसी के साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। आज के हमारे कौन गेस्ट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उनसे कराची के मसाइल पे भी हम बात करेंगे, बहुत अच्छे अंदाज में वो कराची के मसाइल पे भी बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद है हमारे गेस्ट, उनका नाम है जी मोहम्मद इफ्तिखार गज़ाली साहब। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मौसम कैसा है बाहर, कैसा मौसम लगा आपको? मौसम कराची का पिछले कई दिनों से काफ़ी अच्छा है। हाँ। लेकिन गुज़श्ता 1-2 दिन से जो है वो कुछ धूप की कैफियत निकल आई है। बहरहाल जैसा कि आपने अभी कहा कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, हाँ। तो दिल का मौसम अच्छा है, हाँ। सारे मौसम मतलब अच्छे आपका भी दिल का मौसम अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, इसी के साथ हमारे साथ मारूफ कारोबारी शख्सियत है, कारोबार के हवाले से भी पता चलना चाहिए आपको कि लोग बड़े परेशान थे पिछले दिनों। जिन लोगों ने नई गाड़ियाँ लेनी थी वो बड़ा सोच रहे थे कि रेट इतने हाई हो गए, अब नई गाड़ी हमने लेनी थी, अब किस तरह से हम लोग लेंगे। तो आज हमने सोचा अपने शो पे गेस्ट बुला लेते, थोड़ा सा पूछ लेंगे, हमारा भी शायद कुछ हो सकता है, कुछ हमें भी फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा ये नहीं है कि पैसे माफ़ करवाने, फ़ायदा ये है कि अच्छी बातें पता चल जाएंगी। लोग फ़ौरन सोचना शुरू कर देते शो की होस्ट है तो कहीं कोई फ़ायदा ना हो। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है काशिफ एलिसन, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो ये जो मैंने आपसे बात करने से पहले ये बात कह दी कि गाड़ियों का जो है वो बड़े एकदम से रेट हाई हो गए थे और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कुछ लोगों ने सोचा हुआ था कि इस बार बारिश होने से पहले हम नई गाड़ी ले लेंगे, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में लोगों को अक्सर एक क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो कहने की बात यह है कि गाड़ियों की ड्यूटीज़ जो है वो एग्जैक्टली कम तो नहीं हुई,
बट ये है कि उनके प्रोसीजर्स में थोड़ा सा आसानी आई है। अच्छा। तो लोग जो है गाड़ियों को अब ईजी तरीके से, इंस्टेंट तरीके से मंगा सकते हैं, और अगर उनको सही लोग सही टाइम पे मतलब मिल जाएं तो आई थिंक द प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और जापानीज़ कार्स दिन ब दिन टेक ओवर कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कार्स, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा है। तो जो है ना इस तरह लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को पता अच्छा, नहीं जो है। हमारे knowledge हो। कराची का ब्रांड्स है, मतलब पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं जी। हमारे, हम लोग ज़्यादा उस पे, आपसे भी इस पे ज़रूर पूछूंगी, हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बाहर कोई जापानीज़ और इस तरफ हम लोग जाएं, पर जी। हम पाकिस्तान के ब्रांड को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हालांकि देनी चाहिए अपने मुल्क हालांकि की जो देनी ब्रांड चाहिए, है उस पे एग्जैक्टली ज़रूर। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जी देनी चाहिए। वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी किस्मत भी कह लें, या थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में। मैंने ये बात पहले भी जिक्र की थी कि सिक्योरिटी के लिहाज से हमारी गाड़ियाँ उस तरह वेल मेंटेन नहीं होती जिस तरह बाहर की जापानीज़ कार्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, किसी एक्सीडेंट में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी गाड़ियों को उस तरह इक्विप नहीं किया जाता। दूसरी बहुत बड़ी वजह जो है वो प्राइसिंग है। हमारी लोकल कार्स की प्राइसिंग ज़रा ज़्यादा है, इतने में जापानीज़ कार्स आ जाती हैं जो कि कंपैरेटिवली उससे थोड़ी बेहतर होती है। जी, थोड़ी बेहतर होती है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वैसे पाकिस्तानी जो लोकल इंडस्ट्री है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है गाड़ियों के मामले में, और इंशाअल्लाह डाउन नेक्स्ट 5 ईयर्स आई थिंक आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तानी गाड़ियों को भी काफ़ी जो है वो मिलेगा। ठीक है जी, इस पे हम और आपसे बात करते रहेंगे। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, गाड़ियों के हवाले से तो काशिफ की एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ इस हवाले से इतना कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं देंगे, आपके मुल्क में रोज़गार के ज़राए पैदा नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो कंडीशंस में और दीगर हवालों से जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन असल चीज़ आपको अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देना है। जब आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे तो एक तो ये होगा कि दूसरे ममालिक से जो है वो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा, और वो यहाँ इस तरह की इंडस्ट्रीज़, ख़ासतौर पर ऑटोमोबाइल्स, जैसे अभी आपने देखा कि हम पहले मोबाइल इंपोर्ट्स करते थे, आज सूरत ये है कि हमने अपने मुल्क में जो है वो इजाज़त दी है और अब यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिससे जहाँ एक तरफ हमें अच्छे ब्रांड देखने को मिल रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे यहाँ ज़राए रोज़गार पैदा हुए हैं। अहम तरीन चीज़ ये है कि हमारा मुल्क पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में जो है वो एक बड़े ममालिक में शुमार होता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी लोकल पॉपुलेशन को ज़राए रोज़गार भी मुहैया करें। तो लोकल इंडस्ट्री को जब फ़रोग होगा तो मेरा ख्याल है कि रोज़गार के ज़राए मैसर आएंगे। मैं गाड़ियों की कंडीशन और इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, गाड़ियों के हवाले से हो या XYZ दीगर हवाले से हो, उसे ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए ताकि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो और ज़राए रोज़गार भी पैदा हो। ठीक है जी। अच्छा, ये PTI की तरफ से एक वो था और उस पर कहा गया कि गाड़ियों का काम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ चुका है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है और अगले साल तक बहुत सारा काम है, हमें बल्कि और लोग चाहिए होंगे काम के लिए। इसमें कितनी हकीकत है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सियासत की तरफ वैसे नहीं जा रही क्योंकि आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए मैं इधर आ जाऊँगी थोड़ा कि यहाँ से कुछ अच्छा सुनने को उस हवाले से मिल जाएगा। सियासत से एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरा लेना देना है। अच्छा है, चलिए फिर तो अच्छी बात है, फिर आ जाए उस तरफ। PTI के जो वी हैव बीन फॉलोइंग PTI फॉर द लास्ट 4 इयर्स। हमने ऑफ कोर्स उनको वोट भी दिए थे, और ये तो एक ताल्लुक है। दूसरा ताल्लुक ये है कि आप PTI से खुश हैं? जी, आई एम हैप्पी विद इट टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं कहूँ तो देखें, ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अब वो जो हालात हमारे पहले थे उस पर चेंजेस आते आते पाकिस्तान को थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो स्ट्रैटेजीज हमारे रहनुमा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो अपना रहे हैं, उसके इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे 10 इयर्स डाउन द लाइन। 10 इयर्स नजर आएंगे, अभी भी नजर आ रहे हैं, और 10 इयर्स आपको नजर आएंगे उसके। दूसरी बात ये कि अगर मैं इंपोर्ट के हवाले से बात करूं गाड़ियों की PTI की तरफ से, तो जब से गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो उसने स्ट्रैटेजीज और इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर बहुत चेंजेस किए गाड़ियों के। अच्छा। जैसे कि सर ने बात की कि जो ना इसमें दोनों जी टैक्स में कमी तो एग्जैक्टली डाउन द लाइन लोग इंपोर्टेड कार्स में नहीं आई। अच्छा। अभी जो बजट आया है उसमें लोकल गाड़ियों के ऊपर जो है उन्होंने सेल्स टैक्स के ऊपर बेनिफिट्स दिए हैं आपको, जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है गाड़ियों की, अगर आप लोकल बाय करते हैं तो। लेकिन इंपोर्टेड कार्स में एज सच कोई छोटी गाड़ियों पे नहीं आया, बड़ी गाड़ियों पे फिर भी रेगुलर ड्यूटी पे थोड़ा सा इफेक्ट आया था। मैं जो पॉलिसी की बात कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज यहाँ पे
प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं उस पे दोनों को जो है ना चीज़ों को यानी कि मैन्युफैक्चरर्स को और इंपोर्ट को दोनों को जो है ना बैलेंस किया है। इंपोर्ट की पॉलिसीज़ में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी मुश्किलात कर दी ताकि अगर इंपोर्ट गाड़ियाँ थोड़ी सी मुश्किल मतलब हो जाएंगी तो ऐसी बात है लोकल गाड़ियों को ज़्यादा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चांस मिलेगा। हाँ। और इसके साथ साथ जो काम गाड़ियों का एक बिल्कुल एक प्रॉपर उसमें नहीं था, उनको बिल्कुल प्रॉपर लाइन में कर दिया। फॉर एग्जांपल के स्ट्रैटेजीज़ और इंपोर्ट पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स हैं गाड़ी को इंपोर्ट करने के लिए वो इतने स्ट्रिक्ट और इतने एक्यूरेट कर दिए कि जो लोग जो दूसरे रास्ते अपना रहे थे इंपोर्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली हट गए रास्ते से और जो मेन लोग हैं वो इस फील्ड में आ गए। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँगा, एक्चुअली टेक्निकल थोड़ी सी बातें होती हैं। तो उसमें ऐसा है कि गाड़ी का जो प्रोसीजर है गाड़ियों का वो बिल्कुल इतना जेन्युइन कर दिया कि अब जो ड्यूटीज़ वगैरह जो गाड़ी के मद में पे होती हैं वही पैसा बाहर के अकाउंट से यहाँ के अकाउंट में मुंतकिल होता है। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट इसकी वजह से तो बिल्कुल काम जेन्युइन पेपर्स पे अपने आ गया ना। तो ये एक चीज़ें हैं जिससे काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ा है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा आपकी तरफ आते हैं, ये लोगों का अब बड़ा एक शोर है सोशल मीडिया पे, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि अब सिंध में यानी कि कराची में फिर से लॉकडाउन शायद ना लग जाए या लगने वाला है, आसार नज़र आ रहे हैं क्योंकि स्कूल जो है वो फिर बंदिश यानी कि 30 तक तो डेट दी हुई है पर उनको लग रहा है कि अब 1-2 दिन में कुछ ऐसा होने वाला है। लोग एक इस तरह की भी अफवाह उठ रही है लोगों की तरफ से, तो इसमें कितनी हकीकत है, आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? देखिए यानी कराची के हवाले से मैं बात करूं अगर तो इस वक्त जो है वो कराची एक बेयार मददगार शहर का मंजर पेश करता है पाकिस्तान में। कराची शहर जो है वो हमारा माशी हब है और आप यूँ समझ लें कि पूरे पाकिस्तान का पालनहार है। मैं गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों में ये बात जो है वो मेंशन कर चुका हूँ कि हमारा कराची शहर जितना रेवेन्यू यहाँ से हम जनरेट करते हैं पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू का 62% जो है वो हम कराची शहर से जनरेट करते हैं। जबकि अगर हम सिंध की सतह पर बात करें तो सिंध का 92% रेवेन्यू जो है वो कराची से जनरेट होता है। बेशक। लेकिन शहर की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता कई सालों से 10-12 साल से यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हाँ। मुकम्मल तौर पर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है पर अब तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखिए किस अंदाज में बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप ये देखिए ना कि क्या आपकी गलियों और मोहल्लों की सड़कों की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। आप बारिश की हंगामी सूरत हाल के अंदर हंगामी नौयत के इकदाम करके नालों को साफ कर दें। आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इंक्रूजमेंट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू नहीं, पर करके अगर तोड़फोड़ मचा इस पे दें। बात हम लोग करें तो दुनिया भर में आप जब देखें बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये सिर्फ एक कराची नहीं है कि जहाँ बहुत सड़कों पे पानी आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप देखें वीडियोस भी है और ख़बरें भी मिलती रहती हैं कि दुनिया भर में जब इतनी शिद्दत से बारिश होती है तो तबाही तो होती है। ऐसा ही पर है, हम बिल्कुल लोग ऐसा ज़्यादा ही है। क्यों अपने पाकिस्तान के शहरों को क्यों फोकस करते हैं? हम अपनी अब तो सूबाई हुकूमत वाली बात हो गई है तो हम उन पे क्यों उंगली उठाते हैं कि आया इनके इकदाम अच्छे नहीं थे इसलिए कराची डूब गया, इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई, इसलिए सारे मामलात हो गए। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी जानिब आपने इशारा किया। हकीकत हाल यही है कि सोशल मीडिया का दौर है। हम दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बारिश से होने वाली तबाही और सूरत हाल को सामने रखते हैं और देखते रहते हैं। असल सूरत हाल ये है कि आया जिन शहरों के अंदर या जिन ममालिक के अंदर बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है वो मुस्तकिल बुनियादों पर है या किसी एक मौके पर इस तरह की सूरत हाल दरपेश होती है उन शहरों को। आप अगर कराची शहर की मिसाल लें तो यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से कई बरसों से करंट लगने के वाक़यात मुस्तकिल बुनियादों पर हैं। क्या आया हमने उनके हवाले से कोई काम किया? कराची शहर में जो है वो जगह जगह इंक्रूजमेंट कायम हो जाती हैं, वहाँ तमाम की तमाम बुनियादी सहूलियात भी उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और उसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। तो क्या आया हमने इसके हवाले से कोई मनसूबाबंदी है, कोई प्लानिंग की है? अगर आप दूसरे ममालिक की मिसाल देंगे तो इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी होगी कि वहाँ जब कोई हंगामी सूरत हाल या हंगामी कैफियत पैदा होती है तो उसके बाद वो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर कर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम जो कराची में रहने वाले हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर जिन मसाइल का शिकार हैं उस हवाले से किसी भी किस्म की मनसूबाबंदी या प्लानिंग नहीं की जा रही। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, इस कराची शहर में एक ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से प्राइवेटली बसों के बेशुमार रूट्स चला करते थे। मुख्तलिफ शहर के जो आबादियाँ हैं वहाँ से मुख्तलिफ रूट्स की बसें चला करती थी।
प्राइवेट कंपनीज जो है और वो इदारे बसें चलाया करते थे। उसके बाद बतदरीज कराची शहर के अंदर लोकल पॉपुलेशन ने जो है वो अपना ज़ाती इंतज़ाम ट्रांसपोर्टेशन का शुरू कर दिया, यानी मोटरसाइकिलें हैं, बाइक्स लोगों के पास ज़्यादा आ गई, गाड़ियाँ आ गई और उन्होंने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज वो जो लोकल बसें चला करती थी वो रूट तकरीबन नापैद हो चुके हैं, चंद एक रूट्स के अलावा दीगर रूट्स पर बसें नहीं चल रही। इसके बावजूद हमने अरबों रुपए का जो है वो एक ग्रीन बस का सिलसिला शुरू कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि अरबों रुपए जो कि हमारे टैक्स से इस्तेमाल हो रहे हैं, जब उन अरबों रुपए के इस्तेमाल के बाद कराची के अंदर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना शुरू होगी और उसमें सफ़र करने वाले मुसाफिर मौजूद नहीं होंगे, तो कुछ अरसे के बाद यही हुकूमतें और यही हमारे कायदीन जो है वो उसको खटारा बसों का नाम देके और नाकाम प्रोजेक्ट का नाम देके जो है वो खटे लाइन लगा देंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि वो पैसा जो हमारे टैक्स से वसूल किया गया था वो ज़ाया हो जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि हमें मनसूबाबंदी अपने शहर के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से किस नौइयत की करनी है और किस हवाले से करनी है। बहुत ज़रूरी अमर यह है कि आइंदा आने वाले कई सालों को सामने रखते हुए हमें अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी अहम तरीन चीज़ जिसकी एक और बहुत अहम तरीन चीज़, हाँ, आपको पता होगा कि नहीं पता आपको, मैं बता देती हूँ। ब्रेक अहम तरीन चीज़ है क्योंकि आपकी बात भी बहुत अहम है, तो इंशाल्लाह हम उसको वहीं से सिलसिले को जोड़ेंगे। पर जब ब्रेक की कॉल आ जाती है ना कि आपने ब्रेक लेनी है, तो वो फिर लेनी पड़ जाती है ब्रेक, आपको तो पता ही है। तो कहीं ना चाहे देखते रहे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक जी नाज़रीन। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आज हमारे साथ हमारे जो दोनों गेस्ट मौजूद है, थोड़ा सा इस तरफ आ जाती हूँ। अच्छा जी, कोरोना, लॉकडाउन, ये सारी सिचुएशन की वजह से सुनने को आया तो दुनिया भर में मईशत को, बड़ा दुनिया की मईशत को नुकसान पहुँचा। तो पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को किस नज़र से देखेंगे कि उस पर क्या असर पड़ा है इस कोरोना, इस लॉकडाउन? जी देखें, कोविड की वजह से जो मशीयत पे इम्पैक्ट आया है वो नेगेटिव तो है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता कि बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन जैसे आज हम गाड़ियों की सेक्शन के बारे में ज़रा डिस्कस करें तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गाड़ियों ने पिछले 2 साल में 2019 में कोरोना आया था अप्रैल में और 21 चल रहा है, तो यहाँ पे गाड़ियों की सेक्शन की अगेंस्ट जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे बहुत सपोर्ट मिली गवर्नमेंट को। और हमारे एसोसिएशन वालों ने भी, हमारे जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, इन सब ने भी इसको हाईलाइट किया इस बात को। मतलब उनको ज़्यादा लगा बिकॉज बाकी सेक्शंस कंपैरेटिवली थोड़े से स्लो चल रहे थे, लेकिन गाड़ियों के अगेंस्ट जो ड्यूटीज़ वगैरह पे की हम लोगों ने 2 सालों में, वो वाज अ बेंचमार्क। इट वाज अ बेंचमार्क। लोगों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, गवर्नमेंट को भी एहसास हुआ कि भाई गाड़ियों की सेक्शन में कितना रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। बिकॉज कार क्लियरेंस जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो रेवेन्यू जनरेट करता है हमारी गवर्नमेंट को। तो इन 2 साल में बहुत काम किया गाड़ियों के सेक्शन में एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। और जो ना उसके अगेंस्ट हमने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया। तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं अपने व्यूअर्स को भी यहाँ पे टारगेट करूँगा और जो हमारे इंटीरियर सिंध के ख़ास तौर पे जो लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि कोई भी कमोडिटीज़ या कोई भी आइटम्स जिसे कहते हैं प्रोडक्ट्स उनके दिमाग में हो और वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा। और तरीक़ेकार से थोड़ा लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई प्रोसीजर इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि हमें नहीं पता। तो हम जैसी जो कंपनीज़ हैं, जो एंटरप्राइजेज़ हैं, जो कि लास्ट 8 ईयर से मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, व्हाट वी डू के बिकॉज हमारी कम्युनिकेशन जो होती है बाहर के मुल्कों से, बड़ी स्मार्ट कम्युनिकेशन हम कहते हैं उनको। तो अगर लोग हमारे पास आते हैं तो वी गिव देम अ ब्रिलियंट आइडिया और उनके जो प्रोडक्ट्स उनको रिक्वायर्ड हैं उसकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं और उनके डोर स्टेप तक उनकी चीज़ को पहुंचा देते हैं। ये हमारी कंपनी का एक मेन है, वो है। अच्छा। तो ये हमारा काम है। तो मैं कहना चाहूँगा लोगों से जो कि सिर्फ सोचते हैं घरों में, अभी तक सोच रहे की प्रोसेस में हैं, कि दे शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, दे शुड कम
और जो है ना वो अपना आके हमसे मामले डिस्कस करें, दे शुड कम टू आवर डोर, और हम उनको बहुत अच्छी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। और बिकॉज ऑफ आर हमारे जो सब ऑफिस जो बाहर मुल्कों में लोकेटेड हैं वो उनकी वजह से हमें हेल्प हो जाती है, और हम लोग जो है ना उनके काम को आसानी तौर पे सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ, आपने दूसरा एक पहलू बताया था, वो दूसरा पहलू कौन सा है, सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। देखिए, हम कराची शहर के मसाइल के हवाले से यानी बात कर रहे थे। जहाँ कराची शहर के मसाइल की हम निशानदेही करते हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी ये भी है कि कराची शहर को ओन करने वाला कौन है। आप जानती हैं कि गुज़िश्ता 30 साल से कराची शहर के अंदर एक जमात की हुकूमत थी। कराची शहर मुख्तलिफ हवालों से दहशतगर्दी का शिकार भी रहा। बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो सियासी नोयत की और गैर सियासी नोयत की गैंग वार टाइप की मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ और तमाम की तमाम चीज़ें, भत्ताखोरी और सब कुछ चलता रहा। बहरहाल एक जो है वो रेंजर्स जो ऑपरेशन किया, पुलिस ने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के बाद जो है वो कराची शहर जो है वो अमन व अमान की जानिब लौट गया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ शहर का अमन व अमान की जानिब लौट जाना मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि कराची शहर से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या वो शहर को ओन कर रहे हैं, क्या वो शहर के मसाइल के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। और फिर आवाज़ उठाना ही मसाइल का हल नहीं है। क्या जिस इशू पर, जिस बात पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, उसके आवाज़ उठाने से, असम्बलियों में तहरीक पेश करने से क्या वो मसाइल हल हो चुके हैं। हम टीवी टॉक शोज़ में या मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आकर ये चीज़ तो बावर करा देते हैं लोगों को, देखिए जी हमने असम्बली में इस मसले पे आवाज़ उठाई, हमने जी इस मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने जी इस हवाले से मीडिया टॉक की। लेकिन सवाल ये है कि आपने जिस मसले पर आवाज़ उठाई, आपने जिस मसले पर बात की, क्या आपके आवाज़ उठाने के बाद वो मसाइल हल हो चुके हैं? क्या लोगों को जो है वो अब कराची शहर के अंदर रोज़गार के ज़राए मैसर आ चुके हैं? क्या सेहत की बुनियादी सहूलतें कराची शहर को मैसर हैं? इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरा कराची शहर पानी की शदीद तरीन किल्लत का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो इलाके जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनको तो आप छोड़ दें, जो शहरी इलाके हैं वो भी जो है वो शदीद तरीन पानी की किल्लत का शिकार है। वाटर बोर्ड जैसा महकमा जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो मुकम्मल तौर पर नाकामी का मजहर नज़र आता है। टैंकर माफिया अपने मुकम्मल तौर पर उरूज पर है। क्या इस हवाले से कराची शहर के मुंतखब अरकान ने कोई आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाने के बाद इस मसले को हल करने की कोशिश की है? टैंकर माफिया ऐसे ही तो एक्टिव नहीं है, इस पे पीछे से कोई बड़ा हाथ होगा ना, क्योंकि कोई भी काम ऐसे तो नहीं चलता। देखिए, अब उसके पीछे बड़ा हाथ है या छोटा हाथ है, हम इस वक्त आज के प्रोग्राम में इस पर डिबेट ना करें। हम ये देखें कि ये एक मसला है, आया इस मसले को हल करने के लिए कौन सी अथॉरिटीज है। आप और मैं या एक आम आवाम मिलकर इस पर कोई बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम जाकर जो है वो टैंकर माफिया के हवाले से कुछ पर कहने का मकसद ये है ना कि जब कोई बड़ा हाथ होगा तो हम बात कर सकते हैं। मसले का हल इसलिए नहीं निकलेगा कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो हल कैसे निकालेंगे, जिनके घर पे एक प्रॉपर बड़ा अमाउंट आ रहा है, वो चाहेगा कि वो बंद हो जाए? जाहिर है कि वो ऐसा नहीं चाहेगा। तो इसीलिए इस पे मैंने इसीलिए बात की कि ये बात करना इसलिए लाजमी कि कोई काम वैसे नहीं शुरू होगा जब तक कि आपके पीछे आपकी बैक सपोर्ट स्ट्रांग ना हो। स्ट्रांग है, वो चल रहा है। और जब तक एक मेरे घर पे भी, मैं अपना ही कह देती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा स्मार्ट हैंडसम अमाउंट आ रहा होगा तो मैं इस काम को क्यों रोकूंगी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जानिब आपने इशारा किया। लेकिन सवाल ये है कि जब अरकान को हम मुंतखब करते हैं अपने शहर से, हम कौमी असम्बली में, हम सूबाई असम्बली में, और फिर हम बल्दियाती इदारों में अपने मुंतखब अरकान को भेजते हैं, तो आया उन अरकान की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो टॉक शोज करने के लिए या अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए मुंतखब होते हैं, या उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो शहर कराची के मसाइल के हवाले से कोई मौसर आवाज़ उठाएं और फिर उन मसलों को हल कर सकें? हम तो वो अवाम है कि जो चोर हुक्मरान होते हैं उनके भी गीत गाते हैं और उनके जो है ना, उनकी तस्वीरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उनकी तस्वीरों को सीने से लगा के घूम रहे होते हैं। तो हमारी, हम जैसी अवाम का क्या होगा? देखिए, बात मैं आपसे, हम चोर को चोर ही नहीं कहते। ये शऊर की बात है। बिल्कुल आप दुरुस्त। अगर 1% 2% लोगों के अंदर शऊर है तो वो क्या करेगा? लेकिन एजुकेशन अभी डेवलप हो रही है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको टाइम देना पड़ेगा। हमारी कंट्री की कोई 300 साल की हिस्ट्री नहीं है। मैं अक्सर अपने शोज़ में या पहले भी किसी जगह प्लेटफॉर्म्स में डिस्कस किया है। हम अपने आप को अक्सर कंपेयर करते हैं उन मुल्कों से जिनकी हिस्ट्रियाँ 2-2 साल की हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। और शऊर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ एजुकेशन लेवल पे, तो ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हम लोग की आदत है कि हम जो दीवार के अंदर, जो कि पूरी सफ़ेद दीवार है, तो उसमें जो अगर एक काला स्पॉट है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। ये एक आदत, फिनोमेना जनरल। मैं
बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट भी आपको बताऊंगा कि मैंने खुद रिसेंटली लास्ट 8 ईयर्स में 8 साल में, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं जब वापस आया हूँ 2012 में, उस 2012 से 2021 तक में भी मैंने लोगों में चेंजेस देखे हैं, मैंने ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस देखी हैं। मैंने ये भी देखा कि शारे फैसल पे एक टाइम होता था जब एम्बुलेंस के अंदर मरीज डेथ माफ़ करे कर जाता था और लोग रास्ता नहीं देते थे। अब अभी 8 साल में ट्रैफिक की बताओ, अभी 8 साल में ये कि अगर एक एम्बुलेंस आती है तो गाड़ियाँ खुद ब खुद साइड जाए लेफ्ट राइट होकर उसको रास्ता देती है। एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, मैंने तब देखा था जब ये लोग तस्वीरें लगा के जो आप बात करें, बहुत अच्छी आपने बात की इसमें, मैं खुद देखा। अब ऐसा नहीं है, अब वहाँ पे मज़ारात पे और जहाँ पे दरगाहें हैं वहाँ पे लोग अब मैं आपको बताता हूँ कि अब वो कम हो गया है। मैंने खुद अपना देखा है कि जो एक अल्लाह माफ़ करे एक बिद्दत वाली सिचुएशन जो आई थी जहाँ पे सिजदे करे जा रहे होते हैं और दरगाह, वो चीज़ भी मैंने देखी चेंज हो गई। अब लोग जो हैं अब एक वसीले से मांगा जाता है वहाँ पे नहीं, पर मैं हुक्मरानों की बात करी थी, वो जो हाँ वो अब ठीक कह रही है हुक्मरान, लेकिन देखिए मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ हुक्मरान चेंज नहीं होते, पब्लिक चेंज होती है। आपसे एक और बात करूंगी, मुझे ये बताएं, इस मुल्क की महंगाई खत्म होनी चाहिए, कराची के भी मसाइल खत्म होने चाहिए, कराची के मसलों पे बात होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ ही, कराची जो है वो कराची को ऐसे ही बस बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। कराची वाले इतने जिंदा दिल लोग हैं, किसके साथ भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि हमें हर तकरीर में ये सुनने को मिले कि चोरों को नहीं छोड़ना, चोरों को नहीं छोड़ना, चोर जो करना था करके चले गए, जो हम लोग हैं अब हमारे लिए काम किया जाए। मैं इसी जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था कि देखिए, फलसफा एक दूसरी चीज है, पेपर वर्क एक दूसरी चीज है और प्रैक्टिकल एक दूसरी चीज है, ठीक है ना। इस जानिब निशानदेही करना कि एक सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक स्पॉट जो है उस पर ज़्यादा नज़र होती है, ये फ़लसफ़े की बात है। आप ग्रास रूट लेवल पर या मासिस बेस पर जाके देखेंगे तो मसाइल कुछ और हैं। इस वक्त सूबा सिंध की सूरत हाल ये है कि हमारे सूबा सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट में 43,000 टीचर्स की कमी है। 43,000 टीचर्स। पिछले 6 माह से हम मुख्तलिफ लोगों से GST और PST की एप्लीकेशन ले चुके हैं, ताहाल हम उनके इंटरव्यूज नहीं कर सके कि हम उन्हें अपॉइंट करके मुख्तलिफ स्कूलों में भेज सकें। गुज़िश्ता 1.5 साल से हमने एजुकेशन के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर कोविड की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया है। आज सूरत हाल ये है कि आपका बच्चा वो तालिब इल्म जो क्लास 1, 2, 3 और 4 में जाता था, जो आपकी बेस है, जहाँ से आपकी बेस उठती है और आपके एक नौजवान का, एक बच्चे का माइंड मेकअप होता है, वो बेस इस हद तक नकारा हो चुकी है कि अगर आप घर के किसी बच्चे को ये कहें कि कल से या फला दिन से स्कूल खुल रहा है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि हम ज़बानी तौर पर मुख्तलिफ हवालों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन हम जाकर देखें बैकग्राउंड में तो क्या हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। आप ये देखिए कि हम ये कहते हैं कि जनाब हमने कोविड की वजह से इस तालीमी इदारे बंद कर दिए, अब हम तालीमी इदारों में ऑनलाइन तालीम को फ़रोग देंगे। तो मुझे बताइए कि वो सरकारी स्कूल जहाँ हज़ारों की तादाद में गरीब तबकात के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या हमने उनको ऑनलाइन तालीम के लिए कोई सहूलियत मुहैया कर रखी है? क्या सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? दूसरी जानिब आप ये देखिए कि वो गरीब लोग, क्या उनके पास स्मार्टफोन इस बड़ी तादाद में मौजूद है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी स्मार्टफोन दिला और दिया? अगर चले दे भी दिया, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि हम दे रहे हैं, पर फिर वाईफाई तो हमारे पास नहीं है, नेट की तो जरूरत है। मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए स्मार्टफोन आप तमाम के तमाम बच्चों को तो नहीं दे सकते, गवर्नमेंट ऐसा ऐलान कर भी नहीं सकती है। कहने का मतलब ये है, दे सकती तो फोन भी दे सकती। देखिए लैपटॉप आपने दिया यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा को, ठीक है ना, आपने अपने, मैं इस जानिब इशारा कर रहा हूं, ऐलान करने में क्या है, कराची के लिए कितने बड़े बड़े ऐलान होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। 1100 अरब रुपए का ऐलान जो है, बस ऐलान करने में क्या हर्ज है। तो सवाल यही है कि सिर्फ ऐलान की हद तक रहा, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। नतीजा ये निकला कि हमारा शहर बेयार मददगार पड़ा रहा और यहाँ के बासी, ये देखिए ये शहर जो है वो आपके पूरे मुल्क का पालनहार है। मैं पिछले भी एक शो के अंदर ही गुजारिश कर चुका हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या किसी भी तरक्याती काम के हवाले से 100 रुपए खर्च होते हैं, उसमें 62 रुपीज़ कराची के होते हैं। पूरे सिंध में जो भी तरक्याती काम है वहाँ अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो उसमें 85 रुपीज़ कराची का शहर है। लेकिन आज मेरा शहर जो है वो बेयार मददगार है। आज मेरे शहर के बासी जो है वो पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। आज मेरे शहर का तालिब इल्म जो है वो तालीम के लिए बेयार मददगार घूम रहा है। सवाल ये है कि इसे कौन ओन करेगा? 1100 अरब रुपए का आप पैकेज का ऐलान करें या हुकूमत सिंध 300 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करें, आया उस पैकेज से अमल दरामद हुआ? क्या कोई नताइज सामने आए?
ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। रियल एस्टेट का बिजनेस हो, आप दुनिया भर में देखें कि अगर इस बिजनेस के लिए भी लोग एजुकेशन लेके फिर आगे आते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में मेरा मकसद ये नहीं है किसी गांव देहात के लोगों को मैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है ना मेरी, तो इसलिए मैं मेरे कहने का मकसद है कि आपको पता नहीं होता, आप 2 दिन एक शॉप में या एक ऑफिस में जाके बैठते हैं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा इस तरह से जाके ये जगह दिखानी है, ये करना है, वो करना है, और आप भाई बन गए, अब आपने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये बताएं, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसके लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है, या इसी तरह एक ऑफिस में जो एक हमारा पाकिस्तान का एक सिस्टम है ना, आपको पता है, वो सिस्टम चेंज होने में टाइम लगेगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इस पे वाज़ेह तौर पे रोशनी डालूंगा, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रियल एस्टेट से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। रियल एस्टेट के काम को मैं इतना इंटीरियर से नहीं समझता, बिकॉज दैट्स नॉट माई प्रोफेशन। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन बहुत मस्ट है उसके लिए। देखिए, हाई फाई एजुकेशन की मैं बात नहीं करता कि जो ना कि आपको बहुत इंटरनेशनल डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए या स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन इज मस्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक कर दिया है कि विदाउट एजुकेशन तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप चीज़ें नहीं कर सकते आप ना। और हमारे पूरे पाकिस्तान में देयर आर 3000 पीपल, 3000 लाइसेंसेस जो है गवर्नमेंट ने दिए पूरी पॉपुलेशन में के हिसाब से 3, तो दैट इज़ वेरी 0.0% समथिंग बनता है कि सिर्फ 3000 जो है वो प्रॉपर एजेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो अंजाम दे सकते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ये लाइसेंसेस गवर्नमेंट ही आपको देता है, ये हमारे लाइसेंसेस FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बन के आते हैं। इसके लिए प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता है और उसके लिए हम पास होते हैं, मतलब आपको क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ता है। ऐसी बात है जी, ऐसा है। ठीक है जी। अच्छा, ये अपने देखने वालों के लिए मैंने सवाल किया, और साथ साथ रियल एस्टेट का मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो इसलिए दिया था क्योंकि मेरे एक शो पे वो आए थे और मैंने बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल दुनिया भर में आप सही कह रहे हैं कि आप पढ़ने के बाद, सब चीज़ें समझने के बाद प्रॉपर फिर आप इस बिजनेस में आते हैं। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं, आपने 2-4 दिन अगर किसी के साथ बैठ गए, बस थोड़ी सारी चीज़ें आपने सीख ली, तो बस आप उसी लाइन पे चले गए। अच्छा, ये जाते जाते 2 मिनट है, आप क्या कहना चाहेंगे कराची के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ कराची में आपको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि आप भी बाहर जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कहीं सफाइयाँ हो रही है कि अब आपको कराची साफ लग रहा है, कहीं कुछ निज़ाम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पीपल्स पार्टी के भी लोग आते रहते हैं, सब आते रहते हैं, तो उनसे सुनने को मिलता है कि माशाल्लाह मेरा कराची तो बड़ा फिट हो गया है, बहुत ज़बरदस्त हो गया है, और होगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है, उम्मीद पे हैं। अब मेरे हाल से एक अगर मेरा अपना घर है ना, तो मैं इतनी तो शर्म करूंगी कि मैं अपने घर को बहुत अच्छा सा रखूंगी, हर सहूलत दूंगी। तो मेरे हाल से सिंध हुकूमत कराची से है, सिंध हुकूमत को नाराज हो जाओ, इतनी शर्म आनी चाहिए कि कराची को अच्छा बना दे, बस। क्या कहते हैं सर? देखें यानी, मैं एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ूंगा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासिर हुई है। ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फला कुछ नहीं हुआ, ये फजूल की बातें हैं। पूरी दुनिया की इकॉनमी को कोविड ने शदीद मुतासिर किया है। खास तौर पर पूरी दुनिया की इकॉनमी टूरिज्म पर चलती है, पूरी दुनिया में आपकी टूरिज्म रुक गई है। उसके इम्पैक्ट जो है वो हमारे कराची शहर भी पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है। एक ही पोर्ट पाकिस्तान में है इस वक्त जो एक्टिव है, वो कराची पोर्ट है। पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसका दारोमदार इस वक्त कराची शहर से है। तो लामहला जहाँ दुनिया की इकॉनमी मुतासिर हुई, वहाँ हमारा कराची शहर भी मुतासिर हो गया, ठीक है ना। ज़रूरत इस सब्र की है कि कराची शहर के हवाले से जो हमारे नुमाइंदगान हैं और ख़ास तौर पर हमारे पॉलिसी साज इदारे, वो इस तरह की मरबूत पॉलिसीज तरतीब दें कि जिससे जहां हमारे कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, वहां हमारे कराची शहर के अंदर रोजगार के ऐसे जराए पैदा हों कि पूरे मुल्क से आने वाले लोगों को जहां यहाँ रोजगार के जराए मिलते हैं, वहाँ मकामी लोगों के लिए भी उसमें बेहतर अंदाज में गुंजाइश बन सके। ठीक है जी। अच्छा, आप जाते जाते क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हमारे सेगमेंट का टाइम बिल्कुल एंड है, मुझे ब्रेक लेना है। मैं चाहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए कि थोड़ा सा वक्त उनको देना चाहिए। कराची के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम ये कह भूल जाते हैं कि कराची इज़ नॉट लाइक लाहौर, कराची इज़ नॉट लाइक हैदराबाद, कराची इज़ नॉट लाइक अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। यहाँ पे जो है ना निज़ाम की तरतीब को चेंज लाने में टाइम लगता है, इट्स अ बिग सिटी। और जो ना उम्मीद रखें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करें और थिंक पॉजिटिव, डेफिनेटली यू विल हैव
थिंक पॉजिटिव नहीं होती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे तशरीफ लेके आए। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है और जब जैसे ही खत्म होता है फिर मैं ब्रेकें लग जाती हैं यहाँ पे सारी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं नहीं जाएंगे, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगी। सिर्फ हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ तो मैं दूसरे सेगमेंट के साथ ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त ब्रेक की। तो आती हूँ मैं ब्रेक के बाद।